तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 12 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में आए हैं, इसलिए से आज थोड़ा टाइम लग गया है ना वीडियो को बनाने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियो आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। देखिए आज के जो प्रश्न भेजे गए हैं, तो किस किस ने प्रश्न भेजे हैं जिनके 178 नंबर आए हैं, 169, 154, 152, 143, जिन लोगों ने आज हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं उन सब के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दें, देखो किन लोगों ने हमारे पास से प्रश्न भेजे हैं। यहाँ पर देखो 150 नंबर इनके आए हैं। दिव्या इनका नाम है और ये ग्रुप में भी जुड़ी हैं। शुक्ला सर एमपी महिला सुपरवाइजर जो वाला जो ग्रुप है उसमें ये जुड़ी हुई हैं। 150 नंबर आए हैं सर। मैंने आपकी 128 वाली, उस टाइम पे हम 128 की पीडीएफ दे रहे थे जिसमें केवल थ्योरी दी जा रही थी। ठीक है, थ्योरी और एक एक प्रैक्टिस सेट उस टाइम पर दिया जा रहा था। तो इन्होंने 128 वाली पीडीएफ ली थी। ठीक है, तो इनके उसमें 150 नंबर आए हैं और इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न भी हमारे पास में भेजे हैं। देखो कि सर इस अधिनियम से आए थे, पोषण से आए थे, ठीक है ना, घरेलू हिंसा से आए थे, आंगनबाड़ी से आए थे, कोडिंग डिकोडिंग के एक दो प्रश्न थे, अनुपात के थे। तो ये सारे प्रश्न इन्होंने हमको भेजे हैं, वो आगे हम आपको करा देंगे। उसके बाद में ये देखिए इनका नाम है दिव्या ठाकुर। ये दिव्या अलग है, ये दिव्या ठाकुर अलग है। ठीक है, इनके 169 नंबर आए हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में आज मेरा एग्जाम था, होगा कि नहीं होगा आप बताइए। 169 नंबर पर ये पूछ रही होगा कि नहीं होगा। 100% आपका हो जाएगा। अब पेपर थोड़ा सा कठिन आ रहा है, ठीक है ना, तो 169 नंबर पे आराम से हो जाएगा। अब कैटेगरी इन्होंने बताया नहीं है, जनरल कैटेगरी होगा तब भी आपका 169 पे हो जाएगा। ठीक है ना। इन्होंने कौन सी पीडीएफ ली थी, तो उन्होंने कहा था सारी पीडीएफ ली थी हमने, यानी कि 199 वाली इन्होंने पीडीएफ ली थी। ठीक है, इसके बाद में ये आपको विवेक जी का दिखाई रहा है। कल ही आपको बताया था कि इन्होंने जो है 199 वाली पीडीएफ ली थी और इनके 178 नंबर आए थे। इन्होंने केवल 5 दिन ही पीडीएफ से पढ़ाई की थी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं। सर आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, अब इनका नाम छुप गया, दिख ही नहीं पाया। ठीक है, 152 नंबर आए हैं। मैंने टाइम ना होने की वजह से आपके नोट्स से केवल 10 दिन ही पढ़ाई की थी। केवल 10 दिन पढ़ाई करके अगर ये 152 नंबर लेकर के आ रहे हैं तो समझ सकते हैं आपकी कितना इंपॉर्टेंट है वो 199 वाला नोट्स। उसमें केवल वही चीज़ें दी गई जो आपके एग्जाम में छपने वाली हैं। ठीक है ना, तो 10 दिन पढ़ाई करके उन नोट्स से मात्र 152 नंबर ये ले आए हैं आसानी के साथ में। इन्होंने भी बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं। टीकाकरण में जेई का टीका सर कैसे देते हैं, ये था, डिप्थीरिया था, बीसीजी था, ठीक है, और डिप्थीरिया वायरस था। तो ये सब आगे हम आपको कराने वाले हैं। इसके बाद में सर आपकी वजह से मेरे 154 नंबर आए हैं, थैंक यू। और इनका नाम रवीसा 007। ठीक है, तो इन लोगों ने आज हमारे पास में प्रश्न भी भेजे हैं और इन सब लोगों ने 199 वाले जो है नोट्स ले रखे थे। तो आप भी 199 वाले सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की है तो 2 दिन भी तैयारी करेंगे। अगर 2 दिन में भी इन नोट्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो 2 दिन में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इन नोट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। मंगाने के लिए कुछ खास करना नहीं है। ये आपके सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 199 रुपये मिलने वाले हैं। यह आपको देखो यहाँ पर स्कैनर दिख रहा होगा, इसी स्कैनर पर आपको 199 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7052547003, इस नंबर पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा टाइम लगता है तो एक बार डीपी देख लेना। व्हाट्सएप की डीपी पर लिखा रहता है कितने बजे आपको नोट्स भेजे जाएंगे। ठीक है ना, और जब एग्जाम एनालिसिस चलता रहता है तो नोट्स रोक दिए जाते हैं। वीडियो डालने के बाद में नोट्स मिलते हैं, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। एक एक व्यक्ति को हम नोट्स भेजते हैं, किसी का भी नोट्स ऐसा नहीं है कि ना गया हो, सबका नोट्स पहुंचता हो, आज ही आज भेज देते हैं। ठीक है, चाहे हमको रात के 12 बज जाए, लेकिन एक एक व्यक्ति के नोट्स हम भेजते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट्स के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इस पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको नोट्स मिल जाएंगे और आज ही मिल जाएंगे। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज आए थे। वीडियो को लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना सब लोग। ठीक है, चलिए देखो पहला प्रश्न है आज का, पोषण एवं स्वास्थ्य से बच्चों को खांसी से बचाने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। अब ये विटामिन डी गलती से लिखा रह गया, बताओ ये क्या है। डीपीटी का टीका दिया जाता है। ठीक है, जब इसका हम पीडीएफ डालेंगे ना, ग्रुप में डालते हैं। ठीक है, आपको पता है ना हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसकी पीडीएफ जाती है, लेकिन 72 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद में ये पीडीएफ जाती है। ठीक है ना, हर 2 दिन के बाद में हर उसकी पीडीएफ पहुंचती रहती है। ठीक है, तो आप लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर भी आपको ज्वाइन कर लेना। सक्सेस जंक्शन 77 के नाम से इंस्टाग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो हम एडिट करके भेजेंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है, तो बच्चों को
काली खांसी से बचाने के लिए डिप्थीरिया यानी कि डीपीटी का टीका दिया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो बच्चों को खांसी, विशेषकर काली खांसी या पर्टुसिस, तो ध्यान रखना काली खांसी को ही पर्टुसिस कहा जाता है, से बचाने के लिए उन्हें डीटीपी का टीका दिया जाता है। अब इस डीटीपी में कौन कौन से टीके होते हैं? डिप्थीरिया होगा, टिटनिस होगा, पर्टुसिस होगा। ठीक है, या फिर इसे हम टीडीपी कहते हैं, जिसमें टिटनिस, डिप्थीरिया और पर्टुसिस होता है। तो ये टीका दिया जाता है काली खांसी से बचाने के लिए। अब जो आपका डीटीपी का टीका है, इसको एक बार देख लीजिए। यह टीका किसको लगाया जाता है? कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ठीक है, रेड कर लेते हैं, गुलाबी कर लो। चलो, तो डीटीपी का जो टीका है यह 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह दिया जाता है। ठीक है, और जो टीडीपी का टीका है यह टीका किशोरों और वयस्कों के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखना, डीटीपी का टीका 7 साल से कम के लिए और टीडीपी का टीका जो है वो किशोरों और वयस्कों को दिया जाता है। ठीक है, ये टीके अन्य बीमारियों जैसे कि आपका टिटनिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, इन सबसे भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये डीपीटी का टीका दिया जाता है काली खांसी या फिर पर्टुसिस से बचाने के लिए। आज यह प्रश्न आपका पूछा गया था और जितने लोगों ने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं उनका नाम आपने ऊपर देख ही लिया। ठीक है, चलिए प्रश्न आज पूछा गया था, बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाता है? तो गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, और कहां कहां पर बीटा कैरोटीन आपको देखने को मिलेगा? आइए ये प्रश्न पूरा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, तो बीटा कैरोटीन मुख्य रूप से पीले, नारंगी और गहरे हरे रंग के फलों और सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे गाजर हो गया, शकरकंद हो गया, पालक हो गया, खरबूजा हो गया, इन सब में आपको बीटा कैरोटीन देखने को मिलेगा। ठीक है, साउंड में थोड़ा सा इको आ रहा होगा, इसलिए क्योंकि आज हम अपने उस वाले स्टूडियो में नहीं गए हैं। वहाँ पर क्या डीजे वीजे बज रहा है, बगल वाले किसी की शादी वादी होगी या फिर कोई लड़का वड़का कुछ भी हुआ होगा तो डीजे बज रहा है, उसकी आवाज़ जो है आपके वीडियो में आएगी, इसलिए हम थोड़ा सा इधर आ गए हैं। तो इस साइड में क्या है, हमारे रूम में थोड़ा सा यहाँ पर क्या इको साउंड आ रहा है। ठीक है, चलो, कुछ अन्य स्रोत दिए गए हैं जिनमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। जैसे कि अगर फलों की बात करें तो आम, पपीता, खरबूजा। सब्जियों की बात करें गाजर, शकरकंद, पालक, ब्रोकली, टमाटर, लाल मिर्च, इन सब में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। कुछ अन्य की बात करें तो जैसे कुछ पादप आधारित मार्जरीन हो गए, जैसे गाजर में सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट बीटा कैरोटीन पाया जाता है और गाजर ही आपका ऑप्शन में दिया गया था। साथ ही साथ में शरीर बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदल देता है और गाजर में ही आपका विटामिन ए भी पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए या बीटा कैरोटीन किस में पाया जाता है और गाजर अगर आपके ऑप्शन दिया गया है तो आपको गाजर ही सही आंसर लगाना रहेगा। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, जेई का टीका आज पूछा गया था। तो जापानी बुखार के इन्फेक्शन से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो जेईवी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, देखिए, तो जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। यह वैक्सीन मच्छर के काटने से होने वाले इस संक्रमण को रोकती है। इस वैक्सीन को जेई वैक्स के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, इसका एक और नाम है जेई वैक्स, तो जेई वैक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाकी इस वैक्सीन की कुछ खास बातें हैं वो अगले वाले प्रश्न में आपको बताएंगे, क्योंकि जेई वैक्सीन से 2 प्रश्न आज आपके पूछे गए हैं। पहला तो ये किसके बचाव के लिए लगाया जाता है वो हमने बता दिया, और एक और जेई वैक्सीन से ही क्वेश्चन पूछा गया था कि जेई का टीका कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आज आपका पूछा गया था। तो जो जेई का टीका है वो मांसपेशियों में लगाया जाता है। अब कहाँ कहाँ पर लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, आइए पूरी जानकारी देख लेते हैं। देखो, तो जेई जो है वो एक जापानी बुखार का टीका है जिसे जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस वैक्सीन कहते हैं। मांसपेशियों में लगाई जाती है। ठीक है, यानी कि त्वचा के ठीक नीचे इसको दिया जाता है। मांसपेशियाँ जो त्वचा के ठीक नीचे जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें इसको जो है इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। आमतौर पर ऊपरी बाह या फिर ऊपर का बायां भुजा जो होता है उसमें इसको दिया जाता है। स्थान की बात करें तो मांसपेशियों में आमतौर पर जांघ के मध्य भाग में भी इसको दे सकते हैं और त्वचा के ठीक नीचे, जिससे कि ऊपरी बाह या फिर ऊपर का बायां भुजा जो है वहाँ पर दिया जाता है। आपसे सिर्फ इतना पूछा गया था कहाँ पर दिया जाता है। मांसपेशियाँ ऑप्शन में था, मांसपेशियाँ आप लगा करके आएंगे। अगर कुछ डिटेल में आपसे अगर पूछते हैं तो ध्यान रखना, इसको जांघ के मध्य भाग में भी लगा सकते हैं और ऊपरी बाह में भी इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसीजी का टीका, लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है बीसीजी के टीके से, तो चलिए बीसीजी के टीके के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है पूछा गया था। तो बीसीजी का टीका जन्म के समय लगाया जाता है। बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि जितनी भी एग्जाम एनालिसिस हम करा रहे हैं, आज तीसरा ही दिन तो है, तो जितना भी एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं सारे एग्जाम एनालिसिस की वीडियो आपको देखनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं। देखो, जन्म के समय इसको लगाते हैं। तो बीसीजी को हम बैसिलस कैलमेट गुएरिन कहते हैं। लगातार तीसरी शिफ्ट है ये जिसमें ये बीसीजी का टीका आया है। कल सुबह आया था, कल शाम को आया है, आज सुबह आ गया। ठीक है, तो बीसीजी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, तो ये नवजात शिशुओं को जन्म लेने के बाद जितना जल्दी हो सके लगाया जाना चाहिए। यह टीका अस्पताल या फिर किसी अन्य संस्थानों में जन्म लेने वाले सभी शिशुओं को लगाया जाता है। अगर नहीं लगा रहे हैं तो घातक हो सकता है, इसलिए इस टीके को आपको जरूर लगवाना है। आगे देखिए, अगला था डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया भी कल भी आया था, फिर से आया है। डिप्थीरिया से बचाने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? वही जो आपको ऊपर बता करके आए हैं, डीटीपी का टीका जो है वो डिप्थीरिया से बचाने के लिए भी लगाया जाता है। ठीक है ना, देखो
डिप्थीरिया, टिटनिस और पर्टुसिस, इन तीनों के लिए एक ही टीका दिया जाता है जो कि डीटीपी है। ठीक है, इसके बारे में बता दिया है। कुछ डीटीपी के टीके अन्य बीमारियों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। अन्य बीमारियां जैसे कि आपका टिटनिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, इन सब से भी डीटीपी का टीका आपको सुरक्षा प्रदान करता है। तो तीनों में यही टीका लगाया जाता है। तो तीनों में से कोई भी प्रश्न आपका पूछा जाए, आपको डीटीपी का टीका ही सही आंसर लगाना रहेगा। आगे बढ़िए। निमोनिया वैक्सीन कल सुबह पूछी थी, फिर से आ गई। देखो, तो निमोनिया के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? तो ध्यान रखना, न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है वो दी जाती है निमोनिया में। ठीक है, चलिए अब सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। कुछ योजनाएं आज पूछी गई हैं। देखो, तो सुकन्या समृद्धि योजना पूछ ली गई है आज। तो सुकन्या समृद्धि योजना जनवरी 2015 में शुरू हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। देखो, सुकन्या समृद्धि खाता भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक बचत योजना है जो बालिकाओं के माता पिता को ध्यान में रख करके बनाई गई है। ठीक है, कब? जनवरी 2015 में बनाया गया था इसको। यह योजना माता पिता को उनकी बेटी की भावी शिक्षा, यानी कि जैसे बेटी अगर पैदा हुई है तो उसको आगे शिक्षा दीक्षा कैसे देंगे, शादी वादी कैसे करेंगे, इसके लिए यह सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई है। देखो, तो भावी शिक्षा और विवाह के खर्च के लिए कोष बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक अंग के रूप में शुरू किया था। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक अंग है। तो अगर उसके ऑप्शन में आपको यह योजना दी गई होगी जो कि आपकी सुकन्या समृद्धि योजना है, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना पर ही टिक करके आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगला है कायाकल्प योजना का उद्देश्य क्या है? कायाकल्प योजना क्यों शुरू की गई थी? तो चलिए देख लेते हैं। कुछ योजनाओं के उद्देश्य भी आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कायाकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में स्वच्छता, सफाई, संक्रमण नियंत्रण और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के साथ ही अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाली सुविधाओं को प्रोत्साहित और मान्यता प्रदान करना है। कुल मिलाकर के यह जो कायाकल्प योजना है वो साफ सफाई के लिए शुरू की गई थी कि कोई भी अगर महिला है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके आसपास में आपको साफ सफाई अच्छे से रखना है। साथ ही साथ में जो पर्यावरण है आपका, ठीक है, जो पर्यावरण है इस पर्यावरण की भी आपको साफ सफाई रखनी है। ठीक है ना, ये पक्षी उड़ा दिए, ये पेड़ हो गया। ठीक है ना, कैसा लग रहा है पर्यावरण बताइए, स्वच्छ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, तो पर्यावरण की साफ सफाई और घर में भी साफ सफाई, इसको लेकर के कायाकल्प योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। घरेलू हिंसा एक्ट से 3 से 4 प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं, तो एक्ट को आपको करके जाना है। घरेलू हिंसा एक्ट कब लागू हुआ था, यह प्रश्न आपका पूछा गया, दोबारा रिपीट होगा। ठीक है, तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए अधिनियमित भारत संसद का एक अधिनियम है। यह कानून 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। ठीक है, नाम में 2005 है, अगर लागू की डेट पूछी जाए तो 26 अक्टूबर 2006, यह आपको याद रखना है, घरेलू हिंसा एक्ट। ठीक है, इसके बाद में महिला उत्पीड़न से प्रश्न पूछा गया है, महिला उत्पीड़न 2015 कब लागू हुआ था? 2 प्रश्न इससे बने हैं, एक तो पूछे इसकी डेट ही पूछ ली है कि कब लागू हुआ था, दूसरा पूछा था अगर महिला को उत्पीड़ित किया जाता है, ठीक है, ये महिला है, इसको उत्पीड़ित किया जा रहा है, इनके जो भी सास ससुर जो लोग भी हैं उनके द्वारा, तो इस पर क्या असर पड़ेगा, यानी कि इसको कैसा लगेगा, ऐसे घुमा करके प्रश्न पूछे गए थे। आज जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके दिमागी समझ पर प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं कि इस पर, अब यही प्रश्न एक हो गया ना कि क्या असर पड़ेगा अगर इसको उत्पीड़ित किया जाए। ठीक है, वो 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उन 4 ऑप्शन में से आप अपने आप आंसर लगा सकते थे अपने दिमाग की समझ पर। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी आपके पूछे जा रहे हैं। आईसीडीएस से भी आज प्रश्न पूछा गया है, वो भी आपका दिमागी समझ के आधार पर ही था। देखो, आप जिस महिला उत्पीड़न 2015 अधिनियम के बारे में पूछ रहे हैं, यह कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना 2015 वाला जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न और रोकथाम निवारण अधिनियम 2013, जिसे शॉर्टकट में पॉस एक्ट भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। यह 3 सितंबर 2012 को लोकसभा से पारित हुआ था और 26 फरवरी 2013 को राज्यसभा में और 23 अप्रैल 2013 को यह अधिसूचित हो गया था, पूरे भारत में लागू हो गया था। ठीक है, तो ये आपका महिला उत्पीड़न जो एक्ट है 2015 वाला, इसका पूरा इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम और निषेध निवारण अधिनियम 2013। ठीक है, वैसे आप सबको पता है अधिनियम की हमने जो है पीडीएफ दे रखी है, अधिनियम की टॉप 100 की पीडीएफ दे रखी है, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, जिन लोगों ने 199 का लिया होगा उन सबको ये पीडीएफ दी गई है, अधिनियम की दी गई है। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य की टॉप 100 की पीडीएफ दी गई है, पंचवर्षीय योजनाओं की टॉप 100 की दी गई है, और योजनाओं की अलग से दी गई है टॉप 100 की, और वो तो भैया 92,000 तक पहुंच चुकी, 92,000 लोगों ने देख लिया योजना वाली पीडीएफ अपनी जो है टॉप 100 वाली। ठीक है, तो ये सब आपको देख करके जाना है। अगर आपके पास में पीडीएफ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम वीडियो तो आप देख करके जाइए ही। प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला परीक्षा क्लासेस के नाम से, वहाँ पर जाकर के आप ये सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको 199 की पीडीएफ दी जाएगी उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा, कंप्लीट थ्योरी मिलेगी दोनों सब्जेक्ट की, इसके बाद में कंप्लीट
कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 10-10 प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे। इसके बाद में जो हमने अपना ब्रह्मास्त्र कराया था, 7 ब्रह्मास्त्र कराए हैं, 7 ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ आपको दी जाएगी। इसके अलावा सुपर मैराथन कराई थी, सुपर मैराथन की कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी। और मेन टॉपिक के टॉप 100 प्रश्न कराए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो सारे टॉप 100 प्रश्न भी आपको मिलने वाले हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलेंगी, इसीलिए ये पीडीएफ लगातार छाई हुई है। और जो लोग अगर 5 दिन 6 दिन भी पढ़ करके चले आ रहे हैं, वो भी आराम से 150, 160, 169, 182 नंबर तक लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग तुरंत यह पीडीएफ मंगा लीजिए, ठीक है। चलो कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर से 4 से 5 ही प्रश्न आ रहे हैं, वही मेन टॉपिक MS एक्सेल, MS वर्ड, MS ऑफिस यहीं से आ रहे हैं। और इन तीनों की पीडीएफ हमने अलग से दी है। कंप्यूटर की टॉप 300 पीडीएफ दी है, टॉप 200 दी है और टॉप 150 प्रश्न आपको दिए हैं। ये जो 150 प्रश्न है, इसमें हमने स्पेशली MS एक्सेल, MS ऑफिस, पावर पॉइंट, इंटरनेट, इन चारों चीज़ों को कवर किया है और ये 150 प्रश्न दिए हैं। इसी में से आपके प्रश्न आ जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। इसके अलावा कल से हम जो है और वीडियो भी बनाएंगे जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उनके आधार पर कल से हम वीडियो बनाना भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो एग्जाम एनालिसिस आपका चलता रहेगा लगातार और एक्स्ट्रा वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। चलिए मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में क्या पूछा है, तो मैथ में एक प्रश्न आया था, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो बताइए यह जनसंख्या कितनी हो जाएगी। इसी तरह के सिंपल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। 10,000 ये जनसंख्या है, ठीक है, ये 10,000 जनसंख्या है, 15% की वृद्धि हो रही है, 115/100, बस लो 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ जाएंगे और ये जो बचे हुआ जीरो है वो यहाँ पर आकर के मिल जाएगा, ठीक है। तो 11,500 इसकी जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 11,500 हो जाएगी। समझ में आ गया है ना। अरे भैया 10,000 है, इसी में 115 का गुणा कर दो, ठीक है, और 100 का भाग दे दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये दोनों जीरो उठ करके इसके आगे लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा 11,500 इनकी जनसंख्या बढ़ करके हो जाएगी। इस तरह के प्रश्न आपके एकदम लड्डू प्रश्न आपके आ रहे हैं, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग टेंशन लेकर के जाएंगे उनके लिए समस्या होगी, ठीक है। उसके बाद में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से एक प्रश्न आया था, रेशियो से 2 प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सिंपल आ रहे हैं। कोई धनराशि दे देते हैं, मान लीजिए दे दिया 5,000 रुपये है, ठीक है, 5,000 रुपये को 3:2 में बांटिए, तो आप बांट सकते हैं ना आराम से। इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, एकदम लड्डू प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। चलो 2 प्रश्न आपके परसेंटेज से भी पूछे गए हैं। वहीं रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं, कहीं कहीं पर 6 से 7 प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कोडिंग और डिकोडिंग से पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन का भी 1 से 2 प्रश्न, अभी तक एक ही प्रश्न पूछा जा रहा था ब्लड रिलेशन का। इसके अलावा मिरर इमेज, ABCD की जो मिरर इमेज होती है अच्छे से पढ़ करके जाना। इससे पहले जो हमने अपनी T20 वीडियो कराई थी ना, जिसमें मैथ रीजनिंग कराई थी, उसमें हमने ये सारा सब कुछ बता रखा है कि कौन से ऐसे लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में जो मिरर इमेज जिनकी एकदम सेम होती है, जैसी उनकी जैसे उनकी जो मेन इमेज होती है, ओरिजिनल इमेज जैसे W है तो W अगर मिरर में देखें तो W ही दिखाई देगा। तो ऐसे कुल कितने लेटर होते हैं ये सब हमने आपको पढ़ा रखा है, यहाँ से भी प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट का 1 से 2 प्रश्न आ रहा है कि इधर बैठा दीजिए, उधर बैठा दीजिए, बीच में कितने लोग हैं, ठीक है। तो ये सब आपको करा चुके हैं। चलिए बाकी देख लेते हैं। बालक शिक्षा एवं देखभाल, आज प्रश्न आया था, बच्चों में ऑटिज्म बीमारी का क्या असर होता है। तो ऑटिज्म बीमारी भी आपसे पूछी गई है, चलिए देख लीजिए। तो बच्चों में ऑटिज्म, जिसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD भी कहते हैं, ध्यान रखना ये ASD का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। संचार, सामाजिक संपर्क और व्यवहार में विकासात्मक अंतर पैदा करता है, जिसमें बच्चों को बातचीत करने में, संबंध बनाने और सीखने में कठिनाई महसूस होती है। यानी बच्चे बोल नहीं पाते हैं शुद्ध, जैसे आपने सुना होगा ना, बच्चे हकलाते हैं, तो वो हकलाना कैसे, इसी को हम ऑटिज्म कहते हैं। हकलाने को ही क्या कहते हैं, ऑटिज्म कहते हैं। यानी ये जो ऑटिज्म है ये बोलने से संबंधित विकार है, यह आपको ध्यान रखना है। यही आपके ऑप्शन दिया गया था कि ऑटिज्म जो है वो किस प्रकार का विकार है, तो जो बोलने वाला विकार है वो ऑटिज्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी अवस्थाओं से 2 प्रश्न पूछे गए थे, किशोरावस्था से शायद प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आपका विकलांगता से भी पूछा गया था, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से भी प्रश्न पूछे गए हैं। औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, यह भी आपकी पूछी जा रही है। कल आपकी औपचारिक आई थी, आज आपकी अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण। तो ध्यान रखना, अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण जो घर पे माता पिता शिक्षा देते हैं, घर पर माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। क्या इसमें कोई और सर्टिफिकेट देते हैं आपको कि बेटा आज हमने अपने बेटे को पढ़ाया, ये लो बेटा सर्टिफिकेट, नहीं देते ना। जैसे कि आजकल की जो माताएं हैं वो बच्चों को पढ़ाती, छोटे छोटे बच्चों को, बेटा बोलो ये डॉग है, ये कैट है, बेटा बोलो ये अनार है, ये आम है। तो वो माताएं क्या कोई सर्टिफिकेट देती हैं? क्या कोई नियम कायदा कानून होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक हम बच्चे को पढ़ाएंगे? नहीं होता है। तो जहां पर भी आपको नियम कायदा कानून नहीं मिले वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगी या फिर अनौपचारिक प्रबंधन हो जाएगा। और जहां पर नियम कायदे कानून रहें, जैसे कि आपका स्कूल है, ठीक है,
ये आपका स्कूल है। तो इस स्कूल में क्या होता है, आपको अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो सारे कायदे कानून सब कुछ रहता है। भाई इतने बजे आपको स्कूल में आना है, इतने बजे स्कूल से जाना है, पास करने के बाद में ये सर्टिफिकेट मिलेगा, ये नियम है, ये कायदे कानून है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो वो सारी चीज़ें आपकी औपचारिक शिक्षा कहलाती हैं, या फिर इसी को हम औपचारिक प्रबंधन भी कहेंगे। ध्यान रखना, औपचारिकता अनौपचारिकता से 3 से 4 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से करके जाना। वैसे अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम इस पर वीडियो भी बना देंगे। चलिए बाकी प्रबंधकीय कौशल की बात करें तो ये आपका 12 नंबर का आपका पैसेज आ रहा है, 6 नंबर के 2 पैसेज आ रहे हैं, तो पैसेज की आप प्रैक्टिस करके जाना। बाकी मोबाइल संचार के बारे में आपको बहुत कुछ बता चुके हैं। मोबाइल में द्विदिशीय संचार होता है, यानी कि दोनों तरफ संचार होता है, इधर से भी और इधर से भी। ये आप हैं, ये आपके वो हैं, आपने मैसेज भेजा, उन्होंने रिप्लाई किया, तो ये क्या होता है, मोबाइल संचार में दो द्विदिशीय संचार होता है। इसमें एक और प्रश्न पूछा गया था कि फीडबैक किसे कहते हैं। तो फीडबैक का अर्थ है कि आपने मैसेज भेजा, उन्होंने मैसेज का रिप्लाई किया, ठीक है। अगर ये रिप्लाई आपके पास में आ गया तो यहीं पर संचार समाप्त हो जाएगा, यानी कि आपको फीडबैक मिल गया तो संचार समाप्त है। पूछा जाएगा कि संचार का आखिरी चरण कौन सा होता है, तो वो भी आपका फीडबैक ही होता है। ये सारी चीज़ें आपके पूछी जा रही हैं। एनकोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग क्या होती है, तो आपको बता रखा था, कल भी प्रश्न आया था एनकोडिंग का। तो अपनी भाषा में आप किसी चीज़ को लिख करके भेज रहे हैं, प्रतीक को मिला करके भेज रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी सिंबल्स वगैरह डाल करके भेज रहे हैं, और वो जिसके पास में जा रहा है वो उसको डिकोड कर करके पढ़ ले रहा है, आपकी बातों को समझ ले रहा है, तो ये आप जो कर रहे हैं वो एनकोडिंग हो जाएगी, वो जो कर रहा है वो डिकोडिंग हो जाएगी। और यही प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि एनकोडिंग किसे कहते हैं, डिकोडिंग किसे कहते हैं। इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करके जाना है। बाकी नेतृत्व से 2 से 3 प्रश्न आपके बन रहे हैं। नेतृत्व के बारे में आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। नेतृत्व क्या होता है, जहाँ पर भी नेतृत्व का प्रश्न आए आप अपने आप को तुरंत एक नेताजी मान लीजिए। नेताजी कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, वाक्पटुता होनी चाहिए, ठीक है, लोगों को सम्मोहन करने की शक्ति होनी चाहिए। अब ये नहीं कि जादू टोना करके सीख ले, सम्मोहित करने की शक्ति, वशीकरण नहीं सीखना है, मतलब इस तरह से बात करना है कि जो लोग हैं वो आपसे प्रभावित हो जाएं। ये सारे गुण जो है एक नेता के अंदर होने चाहिए, एक नेतृत्वकर्ता के अंदर होने चाहिए। और ध्यान रखना, जो नेतृत्व के प्रश्न आ रहे हैं वो महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से जोड़ करके पूछ रहे हैं, ठीक है, कि एक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, पर अगर वो नेतृत्व का कार्य कर रही है तो बताइए उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो जो एक नेता में गुण होते हैं वही गुण एक महिला कार्यकर्ता में भी होने चाहिए, यानी दोनों बातें सेम रहेंगी। तो सारी चीज़ें आप समझ गए हैं, ठीक है। तो यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है, जिस तरह से आज इन लोगों ने प्रश्न भेजे हैं आप भी हमको प्रश्न भेजिएगा। ये रहा व्हाट्सएप नंबर, आपका भी नाम जो है जरूर बोला जाएगा वीडियो में। देखिए 7052547033, इस नंबर पर आप जो है PDF भी मंगवा सकते हैं और अपने प्रश्नों को भी भेज सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फेसबुक पेज है सक्सेस जंक्शन के नाम से, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर छोटे छोटे आर्टिकल्स हम डेली डालते रहते हैं। अगर आप फेसबुक पर सर्च करेंगे तो हमारा जो है सिल्वर प्ले बटन वाला फोटो लगा होगा और 1.6K के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, इसको आपको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दी गई व्हाट्सएप ग्रुप की, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पेज बना रखा है, वहाँ पर भी हम सारी चीज़ें डालते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर कुछ स्पेशल वीडियो बना करके डालते रहते हैं, वहाँ पर भी छोटी छोटी वीडियो पोस्टर वगैरह डालते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सक्सेस जंक्शन 777 सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लगातार सारी वीडियो आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं शाम वाली एग्जाम की एग्जाम एनालिसिस में, जो कि आपका 9 बजे के आसपास आएगा, तो बिल्कुल परेशानी होना है। हर एक दिन आपको एग्जाम एनालिसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। बस आप लोग अपना साथ बनाए रखना और अपने प्रश्नों को जरूर भेजते रहना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।